नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मनमानी, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को होने वाली परेशानी समेत कई विषयों को लेकर राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया गया, जिस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेकर विपक्ष से लेकर निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक सवाल खड़े कर रहे हैं। विधानसभा में चर्चा के दौरान कुछ विधायकों ने तो जिला स्तरीय समितियों में कलेक्टर को अध्यक्ष बनाने के प्रावधान पर भी इस दलील के साथ सवाल उठा दिए कि कलेक्टर पहले से ही कई समितियों के अध्यक्ष हैं। तो कुछ ने बिल को प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश भी कर डाली है। इन सब के बीच निजी कोचिंग सेंटर्स की दलील यह है कि इस बिल में आत्महत्या जैसे शब्द का जिक्र नहीं किया गया, तो वह यह बिल बड़े कोचिंग सेंटर्स को लाभ पहुंचाएगा। बहरहाल ऐसे में आज चर्चा इसी बिल को लेकर हम करेंगे कि क्या वाकई में यह बिल मुफीद साबित होगा या फिर कागजी खाना पूर्ति करके ही ये बिल रह जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी जी, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ में जुड़े हैं अनीश कुमार नाडार जी, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के। इसके अलावा अभिषेक जैन बिट्टू जी, जो कि प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ के। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चेतन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं उस समय इस बिल पर राजस्थान विधानसभा में भी चर्चा हो रही है, विधायक भी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बिल पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, विपक्ष ने भी किए हैं, लेकिन साथ में प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश सत्ताधारी पार्टी के कुछ विधायकों ने भी कर डाली है। दीपक जी, ये जो बिल आया है इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पिछले कई सालों से जिस प्रकार के प्रकरण देखने के लिए आ रहे हैं, चाहे सीकर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जो कोचिंग हब राजस्थान के अंदर है, उन सब को जो समस्याएं अभिभावकों के साथ थी, जो समस्याएं विद्यार्थियों के साथ थी और जो समस्याएं कोचिंग सेंटर के साथ, इन तीनों स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद में केंद्र सरकार ने जो 1 जनवरी 2024 को जो एसओपी लागू की थी, उनका अध्ययन करने के बाद में और एक बिल के रूप में एक लेकर आए विधानसभा के अंदर। अभी बिल पे चर्चा हो रही है और विरोध करना, केवल इसलिए विरोध करना कि हमें विरोध करना वो ठीक नहीं है। सजेशन होने चाहिए, सुझाव होने चाहिए, अच्छे सुझाव शामिल भी होंगे, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है। चर्चा में जो रचनात्मक सुझाव आएंगे, चाहे अभिभावक की तरफ से आए, चाहे कोचिंग सेंटर की तरफ से आए, चाहे किसी की तरफ से आए, चाहे जनप्रतिनिधि दे, उन सुझावों पर भी पूरा विचार किया जाएगा और अच्छे सुझाव इसमें शामिल भी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या कोचिंग सेंटर के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, गरीब माँ बाप, किसान गांव से बच्चे को पढ़ने के लिए, क्या वो सुविधा का हकदार नहीं है? क्या उसको सुविधाएं वहां नहीं मिलनी चाहिए? क्या शिक्षक टीचर रेशियो नहीं होना चाहिए? क्या उसको सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए? क्या उसके जो अधिकार है वो वेबसाइट पे पब्लिश नहीं होने चाहिए? क्या पोर्टल के माध्यम से क्या स्टूडेंट या अभिभावक बड़ी शिकायत दर्ज नहीं करा सके? क्या इनके ऊपर इंस्पेक्शन के लिए कोई कमेटी जिला स्तर पे नहीं होनी चाहिए? चेतन जी, होनी चाहिए। जो जितनी बातें आपने बताई है, एक मिनट में आऊंगा अभिषेक जी, मैं वापस आऊंगा, एक बार इनकी पूरी बात हो जाए। एक मिनट, मैं तो मेरी बात तो खत्म करने दीजिए महोदय। आपका नंबर भी आएगा, सभी का आएगा, सभी का आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से एक समय वो भी है जब एक बच्चा गांव का आता है, 2 महीने क्लास अटेंड करता है, उसके बाद में उसकी पारिवारिक परिस्थितियां किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाता, कोचिंग सेंटर पूरी की पूरी फीस रख लेते हैं तो वापस नहीं करेंगे हम आपको। लेकिन इस बिल के अंदर ये प्रावधान है कि जितने समय तक बच्चा कोचिंग सेंटर अटेंड करेगा उतना अनुपातिक रेशियो के आधार पे उसका पैसा काट लीजिए आप और बाकी पैसा दीजिए। दूसरी बात, आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी कोचिंग सेंटर को, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा आपके टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कुल कितने स्टूडेंट हैं, आपके कितने स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर के गए हैं। आप झूठे भ्रामक विज्ञापन आप नहीं कर सकते। 1 मीटर 1 वर्ग मीटर एरिया एक स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, पढ़ाई के बिल्कुल नियत घंटे होने चाहिए। चेतन जी मैं बीच में टोकना चाहता हूं आपको, चेतन जी मैं रोकना भी चाहता हूं, टोकना भी चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं ठीक है, आपने बहुत अच्छे प्रावधान इसमें रख दिए, अच्छी बात है। इन सबको लेकर आपकी तारीफ भी होनी चाहिए, आपकी सरकार की तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को ये सिफारिश क्यों करनी पड़ रही है कि आप प्रवर समिति में भेज दीजिए? जब सब कुछ अच्छा है तो फिर क्यों दिक्कत है? मैं ये इसी बात पे आ रहा था, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र होता है, विधानसभा किस लिए? विधानसभा चर्चा के लिए है। हमारी पार्टी के विधायक की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी के विधायक
की अपनी बात रख रहे हैं और इसका मतलब आप ये एक तो मानते एक हो- मिनट अनिल जी, मैं वापस आ रहा हूँ। अनिल जी, मैं आऊंगा आपके पास एक बार। इसमें कमी है, ये तो मानते हैं आप? इस बिल में कमी है, ये तो मैं इसी मानते बात हैं? पे कर रहा हूँ ना, मैं इसी बात पे कर रहा हूँ। कोई भी चीज लाए निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी आपको। क्या आप इस डर से शुरुआत ही नहीं करेंगे? क्या इस डर से आप अभिभावकों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे? क्या इस डर से आप चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। चेतन जी मैं आ जाता हूं मुद्दे पे। आखिर इसमें कमी क्या है? कोचिंग सेंटर जो महासंघ है, कोचिंग सेंटर संचालक जो है, उनको क्या इसमें कमी लगती है? आप बता ददीजिए निजी। देखिए, सबसे पहली बात, स्वागत करना चाहिए। हमें किसी की भी योग्यता को आंकना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मैं यहां बायजूस का उदाहरण देना चाहूंगा। बायजूस एक होनहार छात्र जब कोचिंग फील्ड में आया तो हिंदुस्तान की किसी सरकार ने नहीं देखा कि इसकी योग्यता का हम गरीब लोगों के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने देखा, करोड़ों रुपए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया, और हमने और पूरी दुनिया ने देखा 25 देशों में बायजूस ने गरीब छात्रों को घर बैठे एजुकेशन दिया। मैं फिर आता हूं, एक मिनट, एलन के जो राजेश महेश्वरी जी हैं, हमने देखा था जब उनके कमरे में बच्चे अधिक भर गए तो पास के पार्क में वे पढ़ाते थे। किस सरकार ने उनकी मदद की? नहीं की ना। स्वजनित रोजगार, स्वयं निर्मित गरीब बच्चों को अमीर बच्चों के बराबर लाने में ये कोचिंग संचालक हमारे हमेशा कारगर रहे। फिजिक्स वाला अलग अनिल जी, हम व्यक्तिगत किसी पे नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत नहीं, मैं बताना चाहूंगा स्प्रिंग बोर्ड के दिलीप मेहता है, सीएलसी के, आप छोड़ दीजिए, मुझे किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं चाहिए। आप मुझे बता दीजिए इस बिल में क्या दिक्कत है? सरकार ने कहा मदद की नहीं, इस बिल में क्या आ जाइए, आप मुद्दे पे आ जाइए। जिस दो शब्दों के इर्द गिर्द हम लोगों ने मांग की थी, किसी सरकार ने नहीं दिया है। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ ने जब कोचिंगों को पेपर लीक माफिया कहा गया, तब पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए और आत्महत्याएं रोकने के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं हो, उसके लिए हमने मांग की थी कि आप कोचिंग नियामक आयोग लाइए और पेपर लीक माफियाओं पर अंकुश लगाइए। इस पूरे बिल में पेपर लीक माफिया एक शब्द नहीं है। और जैसा कि हमारे दोस्त अभिभावक संघ के अभिषेक बिट्टू बैठे हैं, इन्होंने भी राइज किया कि आत्महत्या शब्द भी नहीं है, तो आप इस बिल में करना क्या चाहते हो? कहीं भी कोई आर पार ही नहीं है। यह बिल प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि लागू हो जाए। आपने मंथन किया, लेकिन मंथन में अमृत निकलने का इंतजार नहीं किया, और जैसे ही जहर निकला तो न तो जैसे कहा जाता है कि मंथन के वक्त मदिरा भी निकली और अमृत भी निकला, जहर भी निकला, लेकिन आपने जहर को स्वीकार कर लिया और बाकी चीजों को छोड़ दिया। इस प्रकार से यह बिल जिस तरीके से तेजी से आ रहा है, ये पूरे कोचिंग जगत के लिए, यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए जहरीला है। कोई बच्चा पूरा बिल ही गलत है। बिल्कुल पूरा बिल गलत है। इसमें कुछ एक शब्द, मतलब अगर 100 में से 1% सही हो तो 99% गलतियां उस 1% को नगण्य कर देती है, अदृश्य कर देती है। इसलिए इस पूरे बिल पर दोबारा मंथन होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, कोई शिक्षक अगर बीच में शिक्षा छोड़कर दूसरे कोचिंग में चला जाता है तो वो जो होनहार शिक्षक था, जिसको देखकर बच्चों ने फीस दिया है, उन बच्चों की क्या गलती? वो बच्चे कहां जाएंगे? दूसरे दिन वो कोचिंग संचालक के माथे पर खड़े होंगे, लाओ साहब हमने तो उस शिक्षक को देख के फीस दिया था, वो शिक्षक आपके यहां नहीं है। उस शिक्षक पर क्या कार्रवाई हो, उसका इस बिल में कहां है जिक्र? मुझे इसी बताइए ना सर, कोचिंग सेंटर भी तो निजी वही है, संस्थान है, लेकिन आप यदि किसी शिक्षक को लेकर आते तो आपके अधीन काम करेगा। अधीन काम, लेकिन बीच में अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आप उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी उसमें? नहीं, कानूनी कार्रवाई, जब कोचिंग नियामक आयोग आ रहा है, आपने बच्चों को शामिल कर लिया, कोचिंग संचालकों को शामिल कर लिया, यहां तक कि आपने हॉस्टल को, पीजी को भी शामिल कर लिया, तो कोचिंग जगत में पढ़ने वाले शिक्षकों को क्यों नहीं शामिल कर रहे? कहां है शिक्षक इस कोचिंग जगत में? देखो, शिक्षक नहीं है, आत्महत्या नहीं है, पेपर लीक नहीं है, तो फिर कानून किस काम का बना रहे हो आप? इसलिए इसे दोबारा भेजा जाए। आपको क्या खबर लगती है कुछ सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि अनीस जी को लगता है कि पूरे का पूरा बिल ही गलत है। मेरे को लगता है बिल ही नहीं पड़ा। नहीं, पूरा बिल पड़ा है। बताइए अभिषेक जी, आप बताइए, इसमें सुधार की गुंजाइश है तो क्या, कौन से पॉइंट है जिन पर सुधार हो सकता है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये आखिरकार बिल बनाया ही क्यों गया? जिस प्रकार से हमारे चेतन जी बोल रहे थे कि किसी न किसी क्रम में तो इसकी शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत तो इसकी तो 1 साल पहले ही हो चुकी थी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन बनाकर, दिशा निर्देश बनाकर राज्य सरकार को दिया था। उस समय से लेकर अब तक क्यों सोई हुई थी सरकार? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जब वही दिशा निर्देश थे जो आज इसका विधेयक के अंदर शामिल किए गए,
दूसरी बात, इसमें जो चेतन जी कह रहे थे कि हमने सभी की राय ली, किसकी राय ली? अभिभावकों को पता, ना अभिभावक संघ वालों को पता, और भी अभिभावक संगठन है उन तक को नहीं पता कि इसके अंदर अभिभावकों से क्या सुझाव लिए जाए, क्या दिया जाए। उनको तो खाली सिर्फ एक बार ये टोका जाता है कि हम एक कोई संयुक्त कमेटी बना रहे हैं, उसके अंदर अभिभावकों का प्रतिनिधित्व तो शामिल करेंगे। इसमें संयुक्त अभिभावक संघ से एक तो व्यक्तियों के नाम मांगे गए थे जो हमने लिख के भेज दिए थे 4 महीनों के बाद को भी, उसके बाद आज तक कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। तो ये किससे सुझाव लिया मेरे को पता नहीं। इनका खुद के विधायक इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सबसे पहली बात। अब आप अभिभावकों की बात कर रहे हैं, मैं जो इसमें पढ़ पा रहा हूं, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जिला और खंड स्तर पर शिकायत समाधान प्रकोष्ठ का गठन करना। समिति में अभिभावक है, दोनों समितियों में कोचिंग सेंटर के दो प्रतिनिधि है, दो प्रतिनिधि है दोनों समितियों में। हमने ये कहा था कि आप जब भी कोई बालक आत्महत्या करता है उसके अंदर केवल और केवल अभिभावकों को ऊपर दोष ठोक दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर सजा का क्या प्रावधान किया गया? आपने कमेटी तो बना ली, लेकिन कमेटी के अंदर किस पर सजा का प्रावधान? भाई अभिभावक को आप दोषी ठहरा रहे हो और उसको सजा ही नहीं दे रहे हो। कोचिंग संचालक अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर भी सजा नहीं दे रहे हो आप, खाली 1 लाख और 2 लाख 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहे हो। जुर्माना लगाने से क्या बच्चे की आत्महत्या को मतलब न्याय मिल जाएगा? ठीक है मीनाक्षी जी, आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया इस बिल को लेकर, क्योंकि आपने भी देखा होगा इस बिल को। देखिए, बिल्कुल जो ये कोचिंग की समस्या है और जो हमारी नौजवान पीढ़ी की जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है वो बहुत गहरी है, और इसमें इस बिल में कुछ प्रावधान किए गए हैं। मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगी कि ये बिल सर्वप्रथम हमारी ही सरकार द्वारा 23 में लेके आया गया था, और उसी में जो केंद्र की गाइडलाइन आई जनवरी 2024 में, उसके आलोक में इसमें कुछ चेंजेस करके इस बिल को दोबारा 22/7/24 को जनता मतलब स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन लेने के लिए सर्कुलेट किया गया। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में अभी भी मुझे लगता है कि इस बिल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान रह गए हैं। जैसे अभी जो आशीष जी हैं वो जिक्र कर रहे थे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस बिल में बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि इस बिल में उनको शामिल ही नहीं किया गया। तो आजकल क्योंकि शिक्षा का सिनेरियो बदल चुका है, शिक्षा सिर्फ हमें ऑफलाइन माध्यम से ही नहीं दी जा रही, ऑनलाइन माध्यम से भी दी जा रही है। तो ऑनलाइन माध्यम से भी अगर शिक्षा जो कोचिंग दी जा रही है उसको इस बिल के परव्यू से बाहर रखा, तो हमने एक बहुत बड़े सेगमेंट को तो इस बिल से ही बाहर रख लिया। फिर एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो जनवरी 2024 में सेंटर की आई थी कि 16 साल से छोटे बच्चे को किसी कोचिंग के लिए एनरोल नहीं किया जाएगा, वो भी इसमें सर्वथा अभाव है। फिर इन्होंने एक जो प्रोविजन किया है कि 50 बच्चों से ऊपर वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वेबसाइट रखनी होगी और एक काउंसलर अपॉइंट करना होगा। ये कितना फिजिबल होगा? मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। 50 बच्चे तो कोई भी अगर एक टीचर घर पे भी बैठ के अगर ट्यूशंस लेता है तो 50 बच्चे तो उसके पास भी होते हैं, तो उसके पास लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सेटअप नहीं होता कि वो ये सारे प्रावधानों को लागू कर पाए। ये प्रावधान निश्चित रूप से जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं उनके लिए लागू होने चाहिए और होना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अभिभावक पिस रहे हैं और हमारी नौजवान पीढ़ी का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। तो इस बिल में बहुत सारे सुधारों की गुंजाइश है, ताकि जिस बिल को जैसे उदाहरण के तौर पर सुझाव बता दीजिए मैम, आप सुझाव बता दीजिए मुझे। एक सुझाव तो जो मैंने अभी बताया कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनको भी इसके एम्बिट में लेके आना चाहिए, और जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं उनको इसमें एनरोल नहीं किया जाए, उनके अंदर जो कंपटीशन को लेके अभी अपरिपक्वता होती है उस पे हमें प्रावधान किया जाना चाहिए। और फिर इन जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका जो एनफोर्समेंट है वो हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहने को तो गाइडलाइन पहले भी आई हुई है, कहने को हमने सेंटर की गाइडलाइन भी है, स्टेट की गाइडलाइंस भी है, लेकिन बात यह है कि उन गाइडलाइंस पे कितना तवज्जो दिया जा रहा है और कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और ये समस्या सिर्फ कानून बनाने से सुलझने वाली नहीं है, इसमें हमें काउंसलर्स की मदद लेनी पड़ेगी, हमें अभिभावकों की मदद लेनी पड़ेगी, और हमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी स्कूल्स के अंदर। क्योंकि अभी क्या है, बच्चों के सामने ले दे के बच्चों और माँ बाप को क्या दिखता है कि हमें नीट और जेई की तैयारी करवानी है और इसके आगे तो दुनिया खत्म है, जबकि ऐसा नहीं है।
बहुत सारे और भी कैरियर ऑप्शन है। उन कैरियर ऑप्शंस को बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बताया जाना चाहिए ताकि उनके सामने कैरियर के नए नए विकल्प आए। एक कोई जो इंजीनियर या डॉक्टर है, ये कि सिर्फ 2 ही कैरियर नहीं है इस जिंदगी के अंदर। अब तो वैसे भी बड़ा इनोवेशन का जमाना है, तो बहुत नए नए कैरियर ऑप्शन बच्चों के सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम किसी समस्या को जब सुलझाने जाते हैं तो उसका एक जिसे कहते हैं कि समग्र हमें उसकी अप्रोच लेनी पड़ेगी। किसी एक हम सिर्फ कोचिंग सेंटर को इसमें दोषी ठहरा दें और उनसे ही हम इस सारी समस्या का समाधान चाहें तो ऐसा होगा नहीं। इसमें हमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके आना होगा। वो उसमें अभिभावक भी है, उसमें काउंसलर भी है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें स्कूल्स का भी रोल है। स्कूल्स में अगर पढ़ाई ढंग से होगी तो बच्चे कोचिंग की तरफ जाएंगे ही नहीं। लेकिन वो ये रहा है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों के कैरियर के लिए कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, और कोचिंग में मनमानी फीस है, ना फीस वापस दी जाती है। तो इन सब प्रावधान जो इसमें किए गए हैं, कुछ अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि अगर बच्चा उसको कोर्स अच्छा नहीं लगता तो अगर वो चाहता है तो वो फीस बीच में से हट सकता है और उसको वहां से फीस वापस मिल सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन बात यही है कि हमें अभी इसमें और बहुत सारे प्रावधान किए जाने चाहिए। जैसे अभी वो आशीष जी ने कहा कि अगर किसी टीचर का नाम लेके कोई बच्चा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल होता है और बाद में वो टीचर ही वो कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आजकल तो बाजारवाद हावी है, किसी टीचर को भी अगर किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छा पैकेज मिल गया तो वो वहां चला जाएगा। लेकिन उन बच्चों का क्या जो उसका भरोसा करके उस चेहरे के ऊपर पहुंचे थे वहां पर, गाइडलाइन सबके लिए आनी चाहिए। ठीक है। अनीश कुमार नाडा जी, आप बार बार जिस बात की जिक्र कर रहे हैं, आत्महत्या शब्द का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो मैं बिल देखता हूं उसमें 40 नंबर का पॉइंट है परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता। तो ये कारगर साबित नहीं होगा इसमें? देखो, परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता ये बच्चों को अगर दिया जाता है तो कारगर साबित होगा, लेकिन आत्महत्या फिर भी अगर बच्चा कर ले, जैसे मान लो हमने कोचिंग वालों ने परामर्शदाता उपलब्ध करवा दिया जी। अब वो परामर्श दे रहा है और मनोवैज्ञानिक रूप से हर दिन उसकी मदद भी कर रहा है, लेकिन वो कोचिंग से घर जाने पर या हॉस्टल जाने पर उसके माँ बाप उसको डेली फोन करके दबाव दे रहे हैं, बेटा तेरी वजह से ही हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, अगर तू हार गया तो हम हार गए, हमारा परिवार खत्म, हमारे समाज में नाक कट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो परामर्शदाता, वो मनोवैज्ञानिक क्या करे? क्या हर दिन उसको बूस्ट अप करता रहे? और फिर वो हर दिन करेगा तो आदत ये होती है। होना क्या चाहिए इसमें? होना क्या चाहिए? आत्महत्या रोकने के लिए क्या कदम उठाती सरकार? ये चाहिए कि आत्महत्या का कारण कहां से शुरू हो रहा है वहीं पर इलाज हो। माता पिता की वजह से अगर कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है तो कोचिंग संचालक कैसे उसको बचा सकता है? वो माता पिता तो डेली उससे बात करेंगे और डेली उसको धकेले में उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में जहां वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होगा। आपका कहना है कोचिंग सेंटर, माता पिता को भी शामिल करना चाहिए अगर किसी बच्चे में कोचिंग सेंटर के लिए जिम्मेदार नहीं है जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? कोचिंग सेंटर के ऊपर कोई जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं है। मैं पूछ रहा हूं जिम्मेदार होते नहीं होते, मैं तो ये पूछ रहा हूं एक बार। जिम्मेदार क्यों होंगे कोचिंग संचालक? बच्चों के आत्महत्या में कोचिंग संचालक क्यों जिम्मेदार होंगे? अच्छा, ये बड़े बड़े जो पोस्टर आप लोग लगाते हैं बाहर बच्चे की, साहब हमारा इतना रिजल्ट क्या, ये आप लोगों की भी चाहत तो होती है कि अट्रैक्ट करने की कोशिश? तो देखो, ये अट्रैक्शन और कोई भी कोचिंग संचालक या शिक्षक अपने आप को पूरा 100% तोलकर और अपने आप को खराई साबित करता है और दावे के साथ वो पढ़ाते हैं। एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका छात्र फेल हो जाए, वो यही चाहेगा कि सभी बच्चे पास हों। तो उससे अपने खुद के कॉन्फिडेंस पर वो दावा करते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे और आपको हम उत्तीर्ण करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चे, मार्केटिंग का जमाना है, सभी विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन के तरीके क्या हो इस गाइडलाइन में शामिल वो चीजें कहीं भी नजर नहीं आ रही है कि क्या क्या तरीका होना चाहिए। कोई कोचिंग संचालक कैसे विज्ञापन दे, क्या उसमें लिखे, इसका इस गाइडलाइन में कहीं भी जिक्र नहीं। चलिए ठीक है, मतलब बार बार बड़े फोटो नहीं लगाते कि अब हमारा जो बच्चा था, हमारे स्टूडेंट था, वो इतने प्रतिशत अंक लेकर आया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या हम पढ़कर अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करें? क्या उसका सम्मान नहीं करें? क्या उनका सम्मान नहीं करें? सम्मान करिए। गांव में बच्चा आईएएस में सेलेक्ट होकर जाता तो गांव में। चलिए सुनिए, मेरा एक सवाल है, मेरा एक बुनियादी सवाल है, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप जब वो बैनर पोस्टर लगाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा दीजिए, जब जयपुर के गोपालपुरा से कोई गुजरते होंगे माता पिता तो वो दिखाते तो होंगे ना, देखिए उस इंस्टीट्यूट के बच्चा इतना नंबर लेकर आया तो हम हमारे बच्चे को भी करवा देते हैं, इतने नंबर वो भी दिला देंगे इस बच्चे को।
देखिए, ये गर्व का विषय होता है किसी शिक्षक के लिए, किसी कोचिंग संचालक के लिए, किसी गांव के लिए, किसी कस्बे के लिए, कि वहां का होनहार युवा या बच्चा किसी भी एग्जाम में ज्यादा अंक ला रहा है। तो जब अंक लाने पर हमने देखा, आप कोचिंग पर क्यों कह रहे हो, गांव में जाते तो गांव में भी तो रैली निकलती है ना माला पहना कर, तो वो कहां, वो ठीक है। मुझे बताइए, मुझे अभिषेक जी मुझे बताइए, इनका कहना है कि माँ बाप जो है वो जिम्मेदार है साफ तौर पर बच्चों की आत्महत्याओं के लिए, कोचिंग सेंटर्स का कोई सीधे तौर पर लेना देना नहीं है, हमने हमारी फीस ली एक तरीके से और उसके बाद में अपने बच्चे को पढ़ाया, वो बच्चे पे डिपेंड करता है उसने कितनी शिक्षा ग्रहण की, वो पास कर पाया नहीं कर पाया। सर एडमिशन लेने के टाइम पर तो बच्चा होनहारी होता है, जब वो आत्महत्या कर लेता है ना, तो वो उसके जो उसका मनोबल है, जो उसको प्रलोभन दिया गया, तो वो सारे सब छूट जाते हैं, केवल अभिभावक को दिख जाते हैं कोचिंग सेंटर को, और सारा दोस्त उन्हीं को प्रमाण देते हैं। ऐसा कौन सा अभिभावक है, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, शायद हमारे अनिल जी के भी खुद के बच्चे होंगे, तो क्या ये अपने बच्चों को उसी हिसाब से पालते हैं, ऐसा दबाव देते कि उनको पढ़ाई करवा रहे हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ अनिल जी से, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करता। हाँ, अपेक्षा जरूर रखता है वो, क्योंकि वो अच्छी शिक्षा ले तो उसको खुद के भविष्य के लिए ले, ना कि वो अपने माँ बाप के भविष्य के लिए ले। उनका माँ बाप तो अपना भविष्य तय कर चुके हैं, लेकिन वो अपने बच्चे का भविष्य थोड़ी ना बिगाड़ेंगे। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि पहले सुन लो अनिल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अभिभावक, कोई भी XYZ कैसा भी अभिभावक होगा, भले ही कितना खराब से खराब अभिभावक होगा, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, कभी भी वो उसको आत्महत्या। अच्छा, मुझे अब ये बात पे आप आ गए अभिषेक जी, तो सरकार ने जो 40 नंबर पे जो पॉइंट रखा है इस बिल के अंदर कि मानसिक अवसाद को कम करने के लिए जो पॉइंट रखा गया, तो अभी क्या वाकई में इस बात की जरूरत है कि वहां पर जो काउंसलर्स है वो रहे, बच्चे की काउंसलिंग करें? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 14 नंबर का जो पॉइंट रखा है, इसकी जगह इनको एक संयुक्त समिति जो कोचिंग लेवल पर बनाने की आवश्यकता थी, उसका मैं समर्थन करता हूँ। और बाकायदा हम लोगों ने अपनी तरफ से सुझाव भेजा भी है इस चीज़ को लेकर कि जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उस कोचिंग सेंटर के स्तर पर एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर जो विभाग, जिम्मेदार विभाग है, उसका अधिकारी उसका अध्यक्षता करे, उसके मार्गदर्शन में कोचिंग संचालक हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो और विद्यार्थी हो, उन सबकी संयुक्त एक-एक करके सर, एक-एक करके। पहले सुन लो सर, सवाल उसके अंदर संयुक्त काउंसलिंग होगी तो एक दूसरे की सबकी समस्या वहां पर निकल के सामने आएगी, और अंतिम निर्णय जिसको लेना होगा वो जो शिक्षा विभाग का अधिकारी वहां पे बैठा होगा, उसको अंतिम निर्णय लेना होगा, और वो सभी को कम्युनिकेट करेगा, जिससे ये आत्महत्याओं की दर में काफी हद तक घटाव नजर आएगा। दीपक जी, एक बात, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गहराई है, अभी तक कोई यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हम बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मां बाप का रोल होता है। क्यों होता है? व्यक्ति, बच्चा जब प्रताड़ित होता है, हम बचपन में अगर हमें कोई पीट दे या गिर जाए, चोट लग जाए, तो रोकर किसके पास जाते हैं? अपने माँ बाप, मम्मी चोट लगी, पापा चोट लगी है, और वो सहलाते हैं। अगर चोट लगने पर हम माँ बाप के पास जाएं और माँ बाप भी हमें चोट देने लगे, तो बच्चा कहां जाएगा? और जितनी भी आत्महत्या हुई है वो यही है। हो सकता है कोचिंग वाले गलत हो, कुछ चंद लोग, और लेकिन उस गलती से बचने के लिए माँ बाप का दरवाजा भी बंद हो जाता है, तब बच्चे आत्महत्या करते हैं। और जितने भी 100% आत्महत्या हुई है, चलिए ठीक है, मैं चेतन जी के पास जाऊंगा। मतलब आपको ये लगता है कि माँ बाप के ऊपर FIR का प्रावधान होना चाहिए? भी FIR होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरे माता पिता मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अगर काउंसलिंग में ये जाहिर होता है, हम चाइल्ड लाइन लाइफ में देखते नहीं है क्या, बच्चों का जो काउंसलिंग करते हैं उसमें अगर माँ बाप दोषी हो तो माँ बाप को जेल भेजते हैं ना चाइल्ड हेल्पलाइन वाले। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी प्रावधान होना चाहिए। अगर माता पिता उस बच्चे को बचाने के लिए, यानी अगर कोचिंग संचालक चेतन जी, आप लोगों को यदि कुछ समझ आया तो मैं अनीस जी की जो बात समझ पाया अभी तक बार बार, वो यही बात है कि माँ बाप पर जिम्मेदारी आप लोगों ने इस बिल में तय नहीं की, क्योंकि माँ बाप ही अपने बच्चों के दुश्मन है, इनको ये लगता है। दीपक जी, यही तो समस्या है। कोचिंग सेंटर के जो मित्र बैठे हैं, ये अपनी अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेवारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्यों दूर भाग रहे हैं जिम्मेवारी की? इनको स्वागत करना चाहिए बिल का। हाँ, हम करेंगे, एक एक करके देखिए अभी चेतन जी प्रयास करेंगे, हम साइकियाट्रिस्ट नियुक्त करेंगे, हम मनोचिकित्सक नियुक्त करेंगे, हम बच्चों को काउंसलिंग देंगे, हम बच्चों को कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेने का मौका देंगे, हम ग्रुप डिस्कशन कराएंगे। ये बातें क्यों नहीं कर रही है? केवल मात्र अपने स्वार्थ की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना कोचिंग सेंटर से की जा सकती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चा अपने घर में बैठ के, कमरे में बैठ के, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ कोचिंग लेता है,
जबकि दूसरी तरफ वो स्थिति है कि बच्चा यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कोटा जाके अकेला छात्रावास में रहकर पीजी में रहकर के बच्चा अध्ययन करता है, उसके साथ कोई नहीं होता है। क्लास में जाता है, उसके पास प्रेशर होता है, रूम में आता है तो वर्क का प्रेशर होता है, उसको काउंसलिंग की जरूरत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना अगर रेगुलर कोचिंग सेंटर से आप करोगे तो मेरे को लगता है ये ठीक नहीं। दूसरी बात, आत्महत्या की बात बार बार कर रहे थे, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, ये सच्चाई है। इसी दिशा में काम करते हुए जो जो प्रावधान रखे गए हैं सब हमारे मित्र, एक दिक्कत ये कि इन्होंने किसी ने बिल पढ़ा नहीं है, केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर माइंड सेट बना करके और विरोध के नाम पे केवल विरोध करना, ये बंद होना चाहिए। आपको स्वागत करना चाहिए बिल का, आपको कहना चाहिए स्वागत करें, हम कमी की ओर भी ध्यान आकर्षित करें कि आप इन कमियों को दूर करें। आपकी सरकार ने जो कमियां छोड़ी है उसको भी दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है ना। मत करिए, आप सुधार दीजिए, अच्छे सुधार दीजिए, शामिल होंगे उसमें। लेकिन आज ये चल रही है, आज बताइए पक्ष और विपक्ष के सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने इस बिल की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया ना आपका, और उन्होंने भी कहा कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिए। यानी कमियां हैं इस बिल में, कमियां हैं और उन कमियों को दूर करना चाहिए ना। स्टेक होल्डर का ध्यान रखा है, छात्रों का भी ध्यान रखा है, अभिभावकों का भी ध्यान रखा है, कोचिंग सेंटर का भी ध्यान रखा है। फिर भी हम कह रहे हैं रचनात्मक सुझाव दीजिए, आप विरोध के नाम पे विरोध मत करिए। आपने एक बात नहीं बताई कि इस बिल में होना चाहिए, आप यही सुझाव नहीं दे पा रहे हैं तो आप कमेटी में क्या सुझाव देंगे? जब जिला स्तर पर कमेटी बनी है, 2 प्रतिनिधि कोचिंग जिला स्तर पर कमेटी बना दी और जिले की कमेटियों को, जिले की कमेटी के सदस्यों को आपने सीधा स्वप्रेरित अधिकार दे दिया कि आपने उनको जज बना दिया। क्या कोई भी जिला कमेटी में कोई भी सदस्य अगर भ्रष्टाचार से युक्त है तो पैदल चलते चलते उसको जब दिया कि आज इससे पैसा लेना है तो किसी भी कोचिंग में घुस जाएगा। जब तक कोचिंग की शिकायत कोई लिखित में नहीं करे तब तक कोचिंग के खिलाफ जांच के अधिकार नहीं होने चाहिए। चेतन जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ये सवाल चेतन जी कुछ सवाल बताइए। जी क्या पूछ रहे हैं? चेतन जी, ईमानदारी से मैं बताता हूं और हमें सबको स्वीकार करना चाहिए कि पूरे देश में भ्रष्टाचार आज जिस चरम पर है कभी पहले नहीं रहा, शायद बाद में रहेगा भी नहीं। आज ऐसे भ्रष्टाचार के समय में आपने समिति में शामिल सभी सदस्यों को स्वप्रेरणा से जांच के अधिकार दे दिए। ऐसे में अगर उस समिति में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी होगा और उसके जम गई कि मुझे तो पैसा उगाना है तो वो तो स्वप्रेरित मानकर सीधे किसी भी कोचिंग संस्थान में घुस जाएगा। और हमारे देश में कहावत है, सुनिए चेतन जी, इस बात को स्वीकार कीजिए। अरे इस बात तो वो दरवाजा बंद करो ना, लिखित शिकायत होने पर जांच के दो। अगर कोई पीड़ा हो रही है, कोई लिखित शिकायत होने पर शहर की एक शहर में देखो, ठीक है, आपकी बात सुन ली उन्होंने। अब जवाब दे दीजिए चेतन जी, जवाब दीजिए आप इनकी बात का। इसमें सिंगल एजेंडा नहीं है, इसके अंदर कमेटी है, वो कमेटी के मेंबर जाके चेक करेंगे। और तो राज्य सरकार ने हेल्पलाइन जारी करने की बात की है, पोर्टल पर बनाएगी राज्य सरकार। क्यों कर रही है? ताकि अभिभावक, कोचिंग सेंटर और छात्र इन तीनों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराया अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए। आप सभी मित्रों को स्वागत करना चाहिए, बहुत अच्छी दिशा में एक कदम बढ़ाया। हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइएगा कोचिंग जगत में, जाइएगा कोटा में 30% कोचिंग संस्थान बर्बाद हो चुके हैं, कोचिंग बर्बादी हो जा रही है। ठीक है अनिश जी, आप ये लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बड़े कोचिंग सेंटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। देखो, ये जो बिल लाया गया है इसमें जैसे 2 लाख रुपए प्रथम किसी भी प्रकार का उल्लंघन पर जुर्माना है, दूसरी बार में 5 लाख है। जो कोचिंग संचालक 2 लाख रुपए ही कमा रहा है पूरे सेशन में, वो तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो बंद करके घर चला जाएगा। 50 कोचिंगों पर आपने कहा कि 50 कोचिंगों पे अनिवार्य है। देखो चेतन जी, ईमानदारी से सुनिए, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। हम कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। सुनोगे तभी तो हम भी इस देश से प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हो। आपके प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री, वो जब ये कहते हैं कि विकसित भारत बनेगा तो व्यवस्थित भारत का होना जरूरी है। और जब व्यवस्थित होती है कोई भी व्यवस्था तो कुछ ना कुछ तो हलचल होता है। आज ये जो बहस हो रही है ना, ये अच्छे भारत के लिए हो रही है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा आपको समग्र रूप से इस बल में जो कमियां हैं। ठीक है, मैं चलिए बहुत देर हो चुकी है, मैं डॉक्टर मीनाक्षी जी के पास जाऊंगा, पानी नहीं रुकेगा। ठीक है डॉक्टर मीनाक्षी जी, मुझे बताइए, ये आरोप लग रहा है कि कुछ बड़े कोचिंग माफिया जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया, आपको लगता है ऐसा? आपकी पार्टी को लगता है? हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल, जो मैंने अभी आपसे पहले भी यहाँ पे अभी चर्चा की कि 50
की जो लिमिट है ये तो बहुत छोटी लिमिट है। इसमें जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो कई टीचर्स अपने घर पे पढ़ा रहे हैं उनको ऊपर ज्यादा गाज गिरेगी, और बड़े वाले इंस्टीट्यूट 2 लाख 5 लाख की पेनल्टी देके और छूट के चले जाएंगे। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये अभिभावकों को भी इसमें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक इनसेंसिटिव बयान है कि एक तो अभिभावक जिसका बच्चा चला गया उसको हम उसके जाने के बाद हम उसको दोषी ठहराएं। उससे बेहतर ये है कि हम अभिभावकों की काउंसलिंग करें, हम पहले अभिभावकों की भी काउंसलिंग करें, हम स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करें, और सिर्फ जिम्मेदारी अभिभावकों पर डालना ये कहीं भी बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोचिंग सेंटर इसके लिए बिल्कुल उतने ही दोषी हैं। और ये कोचिंग सेंटर जो ये कह रहे हैं कि हम विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन में हम स्टूडेंट्स को हमें उनको प्रोत्साहित करना जरूरी है, प्रोत्साहित करना स्टूडेंट्स को जरूरी है, लेकिन एक स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने के चक्कर में हम कितनों को हतोत्साहित कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। और फिर एक वही बच्चा जो टॉपर है वो एक्स इंस्टीट्यूट के विज्ञापन में भी आ रहा है, वाई इंस्टीट्यूट के विज्ञापन में भी आ रहा है, तो ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है ना। इन पे तो रोक लगनी चाहिए। वह बिल्कुल कि कितने बच्चे एडमिट हुए और कितने बच्चे सफल हुए बताइए विज्ञापन में। वह विज्ञापन का भ्रम भी रुकना चाहिए। और आपने जो कहा है मैडम कि अभिभावकों को भी काउंसलिंग में शामिल करना चाहिए, बच्चे आत्महत्या करें उससे पहले पता लगाना चाहिए, और ऐसे अभिभावकों को भी हम जिम्मेदार मानते हुए उनको भी बुलाकर समझाएं कि इस तरीके से समझाने में तो कोई ऐतराज ही नहीं है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल कह रहे ना माता पिता को इसमें नहीं है ना, इस बिल में नहीं है, इस बिल में अभिभावक को शामिल ही नहीं किया। काउंसलिंग की बात तो इसमें दी है ना, अभिभावक ही नहीं है। मैंने एक प्रावधान बताया था कि संयुक्त काउंसलिंग, मैं केवल अभिभावक और शिक्षक की काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोचिंग संचालक भी हो, शिक्षक भी हो, अभिभावक भी हो और विद्यार्थी भी हो। काउंसलिंग उसे कहते हैं कि एक दूसरे की समस्या बाहर निकल के सामने आएंगी, तभी तो किसी को समझाया जा सकेगा जब समस्या बाहर निकल। अच्छा, एक मीनाक्षी जी ने कभी जो बात बोली उससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या अभिषेक जैन जी, कि जिस शख्स का बच्चा चला गया, बच्ची चली गई, सुसाइड कर लिया, उसके बाद में उसी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाए? मैं यही चीज कह रहा था। मैं लास्ट टाइम आपके चैनल पे डिबेट थी, उस समय मैंने ये सबसे पहले क्वेश्चन मैंने उठाया था, किसी और ने नहीं उठाया था। मैंने ये कहा था अगर कोचिंग संचालक ये कहता है कि अभिभावक की गलती की वजह से छात्र मरा है तो वो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच में अगर अभिभावक गलती पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। क्यों कोचिंग संचालक की हम कह रहे हैं कोचिंग संचालक की तो भूमिका की जांच करो। अगर किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली तो उस कारणों का पूरा जानकारी लेनी चाहिए, और अगर माँ बाप दोषी है तो उनके खिलाफ भी। नहीं, ये बयान मुझे ऐसे आपको लगता है कि जैसे खुद को पाक साफ करने की कोशिश हो जाती है इसमें कोचिंग सेंटर्स की? अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग संचालक की मेहनत से कमा करके कितना एक बच्चा मर गया तो मतलब कोचिंग संचालक कोई माँ बाप देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, एक कोचिंग संस्थान में एक बच्चा तो पढ़ता नहीं है ना, कई कोचिंग में 100 पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं, 500 पढ़ते हैं, तो आखिर मतलब सारे बच्चों को एक ही उस बच्चे को ढूंढकर कोचिंग संचालक उसको परेशान नहीं करेगा। अच्छा अनिश जी, ये भी तो संभव है कि कोई बच्चा मानसिक जो तनाव होता है उसको झेलने की क्षमता ज्यादा रखता होगा, कुछ कम रखता होगा। ये ठीक उसी तरीके से एक बच्चा 100% अंक भी हासिल करता है, कोई 90% भी करता है। हम लोग कोचिंग के बीच में रहते हैं, कोचिंग के बच्चों के बीच में रहते हैं, हमें ये पूरा पता है कि बच्चा जब इसी बीच एक जानकारी अनिश जी, एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये बिल फिलहाल प्रवर समिति को भेजने का फैसला ले लिया गया है, प्रवर समिति को भिजवा दिया गया है। ये बिल पारित नहीं हुआ, प्रवर समिति के पास चला गया है। हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का, क्योंकि अब हमारे पास समय है। कोचिंग संचालकों के लिए यह जहरीला बिल था, अब मंथन करेंगे, अब मंथन करके इसे अमृत में बदलेंगे। हम चाहते हैं कोचिंग संचालकों का भी भला हो और छात्रों का भी भला हो, और जो माँ बाप अपने बच्चों को कैरियर बनाने के लिए अपने घर से दूर कोचिंग संस्थानों में भेज रहे हैं, उनके इच्छा अनुसार उनके बच्चे उन योग्यता के अनुसार, कई बार क्या होता है बच्चे में योग्यता तो है नहीं और हम उसे साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेने के टाइम पे अब जब देखो स्वीकार करना है। ठीक है, एक बार मैं जानना चाहूंगा चेतन जी के पास। चेतन जी, तमाम बातें बहुत अच्छी थी, ठीक है, बिल बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स उनको अपना फायदा नजर आ रहा है इसलिए वो इसका विरोध कर रहे होंगे, ठीक है, इन सब बातें ठीक है। लेकिन ऐसी जो पहला सवाल मेरा आपसे था, वापस से वही सवाल करूं कि यदि सब कुछ अच्छा था तो फिर प्रवर समिति को क्यों भिजवाया गया?
क्यों कालीचरण सराफ जो विधायक है, पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, उन्होंने प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश क्यों करी? क्यों कहा उन्होंने कि राजस्थान से बाहर चले जाएंगे कोचिंग सेंटर्स? क्यों गोपाल शर्मा जो जयपुर के सिविल लाइन से विधायक है, पहली मर्तबा विधायक बने, उनको क्यों कहना पड़ा कि केंद्र के प्रावधान गायब हैं? मैं शुरुआत में मैंने यही बात दीपक जी बोली थी, हाँ, कोई भी काम करो आप, सुधार की गुंजाइश रहती है, बेटरमेंट की गुंजाइश रहती है, उसमें सुधार होने चाहिए, उसमें अच्छे सुझाव शामिल होने चाहिए, और भी अच्छा होना चाहिए बिल। मैं इस बात को शुरू में आपको कहा था, लेकिन ऐसा क्या हो गया चेतन जी कि इस सत्र के अंदर, चेतन जी इस सत्र के अंदर सबके सब बिल वापस से प्रवर समिति को भिजवाने पड़ रहे हैं? छात्रों की हितों की रक्षा का ध्यान नहीं रख रहे, आप अभिभावक के हितों की रक्षा का ध्यान नहीं रख रहे, और केवल कोचिंग सेंटर के मुद्दे ये कहते हैं जहरीला बिल। क्यों जहरीला है? क्योंकि उनको करंट लगा है, क्योंकि उन्होंने जो किया आज तक, एक गरीब किसान का बच्चा जब जाके एडमिशन लेता है 5 लाख रुपए फीस देता है, एक महीने में जब वो छोड़ता है पूरी फीस रिटर्न नहीं करते। अकेले कोचिंग संचालकों के लिए ये जहरीला नहीं लगा है, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने। चेतन जी को बात रखने दीजिए, चेतन जी को बात रखने दीजिए, चेतन जी को बात। सच्ची बात है। और दूसरी बात मेरे को बड़ा दुख होता है, अभिभावक पे आरोप लगाते हैं कि बच्चा आत्महत्या करता है, अभिभावक दोषी है। कौन सा माँ बाप बच्चे को भेजना आत्महत्या करने के लिए भेजता है? लेकिन चेतन जी एक चीज बता दीजिए, चेतन जी आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे बता दीजिए ऐसी क्या वजह आ गई कि ज्यादातर बिल आप प्रवर समिति को भेजने पड़ रहे हैं? क्यों कालीचरण सराफ को कहना पड़ रहा है कि प्रवर समिति को भेज दीजिए, अफसरशाही जो है वो हावी हो जाएगी, कोचिंग सेंटर्स बाहर चले जाएंगे? मैं बार बार कहता हूं, एसओपी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की थी 1 जनवरी 2024 को, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने उस एसओपी का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमारे कहा कि भाई बात याद आ गई, हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता महोदय कभी कह रहे थे कि 16 साल के बच्चों का ध्यान नहीं रखा। ये बिल्कुल सही है। हमने पहले ही स्कूलों को पाबंद कर दिया है कि 10वीं 11वीं और 12वीं बच्चे वही स्कूल में पढ़ेंगे, वहां अटेंडेंस होगी उनकी, वो नहीं चलेगा। बच्चे का एडमिशन स्कूल में दिखा दिया और बाद में एग्जाम देने के लिए स्कूल में आ गया, ये चलता था पिछले सालों में। इस पे हमने रोक लगाई है, बच्चा स्कूल में ही पढ़ेगा, 12वीं के बाद में कोचिंग सेंटर में जाएगा, 8वीं 10वीं 12वीं स्कूल में बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। एडमिशन दिखाया स्कूल के अंदर और पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर। चलिए ठीक है, बाद में एग्जाम देने चलिए ठीक है। अभी तक हम चारों लोग बैठकर कोस रहे थे अनीश नाडार जी को कि ठीक है माँ बाप की जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही थी, लेकिन मदन दिलावर जी का बयान भी तो याद किया जाना चाहिए ना चेतन जी। प्रेम प्रसंग जिम्मेदार हैं, अभिभावक जिम्मेदार हैं। नहीं, मदन जी ने नहीं कहा। मदन जी ने अभी कल परसों जो स्टेटमेंट दिया है उसमें मदन जी ने ये कहा है, अगर बच्चा थ्योरी एग्जाम में 50% से कम नंबर लाता है, हम शिक्षक से बात करेंगे, जांच करेंगे कहां पर दिक्कत है, दिक्कत होगी तो दिक्कत को दूर करेंगे, और दिक्कत नहीं थी तो शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये परसों शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया। पुरानी बात कर रहा हूं, पुरानी बात। कोटा के दौर के अंदर 20 में से 18 नंबर और 80 में से 13 मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बात कर रहा था चेतन जी, याद नहीं है आपको भी। मीनाक्षी जी आप अपनी बात रखना चाह रही थी, कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर इसको प्रवर समिति को भेजा गया है तो इसमें जो कुछ प्रावधानों में कमी है उन प्रावधानों को मुझे लगता है कि अध्ययन करके और उसमें सुधार किए जाने चाहिए, ताकि इस बिल को हम जिस भावना से लेके आ रहे हैं, जो मानसिक पीड़ा से बच्चे गुजरते हैं और जो सुसाइड के आंकड़े हमारे सामने बड़े शॉकिंग आंकड़े हैं। अभी जो एक रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि स्टूडेंट सुसाइड एंड एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन एक बात और मैं इस चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कोचिंग अपने आप में ही एक इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। कोचिंग केवल वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जिनके की माँ बाप के पास पैसे होते हैं। तो वहां पे जो बच्चा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जिसके माँ बाप के पास पैसे भी नहीं है उनको कोचिंग दिलाने के, और एक बच्चा जो कोचिंग का सहारा लेके वहां पे टेक्निक सीखता है, तो वो दोनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे होते ही नहीं है। तो हमें इस पूरे कोचिंग पे ही दोबारा सोचे जाने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हमारे समाज को इस कोचिंग की जरूरत है भी। ठीक है, आपके विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं हरीश चौधरी, उन्होंने भी कि हमारी विफलता के कारण कोचिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ी, हम 200 के 200 विधायक इसके लिए दोषी हैं, ये बात उन्होंने भी कही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी जी, साथ ही डॉक्टर चेतन राजपूत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनीश नारायण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ में अभिषेक जैन बिट्टू जी आपका भी बहुत आभार, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन कुल मिलाकर जो ये बिल आज विधानसभा में पारित होना चाहिए था वो पारित नहीं हो पाया,
क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के कुछ विधायकों ने भी इस बिल में कई कमियां बता दी और आखिरकार प्रवर समिति को इस बिल को भिजवा दिया गया है। भेजने का फैसला राजस्थान की विधानसभा ने ले लिया है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।